नमस्कार साथियों, आज से हम क्लास 10th गणित का शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए। और हम जो भी शुरुआत किए हुए हैं वो लेसन नंबर 1 से करेंगे। और इसमें हम एक्सरसाइज से लेकर के एग्जाम्पल, मतलब कि हम प्रश्नावली भी करेंगे और उदाहरण के क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो भी हम इसमें बताने जा रहे हैं वह होगा हमारे लिए 2024 और 25 सत्र के लिए। तो हम जो भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो आपका NCERT होगा। NCERT बुक से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और यह ज़रूरी नहीं कि केवल एक स्टेट के लिए हम यूपी बोर्ड, बिहार या अदर स्टेट बोर्ड में जहाँ पे NCERT लगाई जा रही हैं किताबें, तो नए सिलेबस के थ्रू, मतलब नए सिलेबस जो भी है, नया सिलेबस जो आपका डिज़ाइन किया गया है उसके थ्रू हम इस चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हम आज के लेसन में जो भी शुरुआत करेंगे, पहले लेसन से ही शुरुआत करेंगे। और हम जानते हैं कि पहला लेसन हमारा जो भी है, लेसन जो पहला है आपका, वह है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं जो हैं, इसमें आप बस समझिए कि वास्तविक संख्याएं, हम वास्तविक संख्या का रियल परिभाषा बता देते हैं। वे सभी संख्याएं जो अपने हम दैनिक जीवन में हम कह सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम संख्याओं को लेंगे कि संख्याएं कौन कौन हो सकती हैं, तो आप समझ लीजिएगा वे संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। हम पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं मतलब कि गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद से पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको बोलते हैं आप, जो 0 से शुरुआत हो करके, मतलब प्राकृतिक संख्या के में हम 0 से शुरुआत करें अगर, तो वो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद से पूर्णांक आता है, जो आपका प्लस का नंबर भी होता है और माइनस का नंबर भी होता है। जो भी प्लस का नंबर हुआ और माइनस का नंबर सभी होते हैं। ये भी अनंत माइनस अनंत तक जाएगा और प्लस अनंत तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आगे बात कर लेंगे हम, इसी में जो संख्याएं हमारे पास, वो संख्याएं हो जाएंगी सम संख्या, जो वे संख्याएं जो दो से केवल विभाजित हों। फिर विषम हो जाएगी, विषम संख्या। तो ये सब संख्याओं को फिर आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि सभी संख्याएं जो हैं, जितनी संख्याओं के बारे में हमने बात की, वे सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब हम बस इतना जानते हैं कि डेली लाइफ में जिन संख्याओं का हम यूज कर रहे होते हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं इस तरह से कि वास्तविक संख्या बराबर, वास्तविक संख्या बराबर हम मान लेते हैं वास्तविक संख्या बराबर, इसको थोड़ा सा इसको इस तरह लिखते हैं, वास्तविक संख्या या संख्याएं, वास्तविक संख्याएं इक्वल क्या होता है, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। हम कह सकते हैं
कि इन्हीं संख्याओं में सभी जितनी संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं, सम संख्या हो गया, विषम संख्या, भाज्य संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, जितनी संख्या होंगी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सभी संख्याएं इसी में समाहित हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन्हीं संख्याओं को हम वास्तविक संख्या का नाम देते हैं और ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिभाषा भी हम आपके सामने दे चुके हैं। तो हम आज शुरुआत करेंगे इनके, पहले हम कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, मतलब कि जो भी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करने के लिए जो भी आपके लिए दिया हुआ है NCERT के थ्रू, हम सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हम आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहला टॉपिक क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले इसमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या बताता है? बताता है कि कोई भी संख्या, इसका आप अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होगा कि आप इसको पहले छोटी संख्या 2 से काटिए, 2 से कितने बार में कटेगा? 20 बार में। फिर 2 से काटिए, कितनी बार में कटेगा? 10 से। फिर 2 से काटिए 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में कटेगा। तो हम 40 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है या प्रमेय बताता है कि 40 का गुणनखंड किया गया है तो जो अभाज्य संख्याएं हैं इसमें, अगर इसके क्रम को बदल दें, जैसे क्रम को बदलेंगे 5 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दें, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा गुणा करने पर वह किसके बराबर होगा? 40 के बराबर ही होगा। मतलब कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपका बताता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड आप करते हैं, तो उसमें अभाज्य गुणनखंड में आई हुई जितनी संख्याएं हैं उसके क्रम को अगर बदल देते हैं तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रिजल्ट आएगा। तो इसको हम बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो हम चलेंगे इसी को लेकर के आगे हम सॉल्व करना चाहेंगे पहले उदाहरण को, उसके बाद से हम आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे आपका पहला उदाहरण पहला है जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले है। उदाहरण कह रहा है आपका कि संख्याओं 4 पर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n पर 0 पर समाप्त होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 0 पर समाप्त होता है या नहीं। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिख देंगे 4 पर n लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे? 4 पर n को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, उसके बाद से n लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात लिखते हैं, किसी भी संख्या को समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए आधार में कम से कम 1 2 तथा 1 कितना 5 होना चाहिए। 1 2 या 1 2 तथा 1 2 भी रहे, 1 5 होना चाहिए, तब वह संख्या 0 पर
समाप्त होगी। ठीक है, तब वो संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन यहां 4 पे पावर n दिया है, जो कि 2 गुणे 2 पर पावर n हो रहा है। इसमें कम से कम एक 5 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 5 शामिल नहीं है। अतः 4 पे पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक उदाहरण हो गया आपका। अब उदाहरण नंबर हम दूसरा लेते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा, दूसरा उदाहरण क्या कर रहा है? दूसरा उदाहरण कहता है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। 6 और 20 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए 6 का क्या करेंगे, आप फैक्टर करेंगे 2 गुणे 3 अभाज्य गुणनखंड में। ये 6 को तोड़ेंगे, 6 2 गुणे 3 में टूटेगा। और 20 को तोड़ना है तो 20 कितने में तोड़ा, 2 गुणे 2 गुणे और 5 में टूटेगा। तो हम कह सकते हैं इसका HCF कितना होगा, HCF होगा आपका, जो संख्याएं इसमें मिल रही हैं मतलब कि 2, और LCM क्या हो जाएगा, जो संख्याएं मिलती हैं वो तो ठीक है, जो नहीं मिलती हैं उसको भी लिख लेते हैं, 5 गुणे 3, तो LCM हो जाएगा आपका इसका 2 दूना 4 5 20 20 के 60 हो जाएगा। तो ये आपका LCM हो गया आपका 60 और HCF हो गया आपका 2। तो हम आगे चलेंगे उदाहरण नंबर तीसरा। उदाहरण तीसरा, अब ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या कह रहा है, 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा एक चीज और, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 96। तो 96 को हम लिखेंगे अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, उसके बाद से 3। तो 96 को अगर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 96 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 96 को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार में, 5 बार में, एक 3 बार में। और फिर 404 को अगर हम करेंगे तो कितनी बार में, 2 गुणे 2 गुणे 101 बार में घटेगा। तो हम इसका HCF ज्ञात करेंगे, HCF। तो HCF का मतलब जो मिलता है, देखिए ये 2 मिला, फिर ये 2 मिला, कितना हो जाएगा HCF इसका, HCF हो जाएगा 4। और LCM क्या होता है, LCM जो मिलता है उसको तो ले ही लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा जो मिलता है, और उसके बाद जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 3 और गुणे 101। जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 96 और 96, 96 आएगा। अब हम चलेंगे अगले उदाहरण के तरफ। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर क्या है, 4। उदाहरण नंबर 4, चौथा उदाहरण। ठीक है, हम इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, इस सिलेबस को इस तरह से बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बिना किताब के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उदाहरण और एक्सरसाइज सभी क्वेश्चनों को हम इसमें ले करके चल रहे हैं। जैसे कि दिया हुआ है संख्या 6 और 72, 6 72 और 120
का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि अब 6 को जानते हैं आप, 6 कैसे टूटेगा, 2 गुणे 3 में टूटेगा। फिर 72 है, 72 कैसे टूटेगा, तो 72 टूट जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, नहीं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 3 24, 24 दिया 72। उसके बाद से कितना है 120, 120 टूटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF में जो मिलता है उसी को लेते हैं। एक 2 मिला और एक 3 मिल गया, देखिए इसमें 3 एक मिला, एक 3, तो HCF हो जाएगा द्वितीयांक के 6। LCM क्या होता है, जो मिलता है उसको लेते हैं। 2 मिल गया, एक 2 कॉमन मिला, एक 3 कॉमन मिला। अब जो नहीं मिल रहा उसको ले लेते हैं। 2 बार है ना, 2 बार ले लेते हैं, 2 बार। फिर एक 3 बार और एक 3 नहीं, एक 3 बार नहीं, एक 3 लेंगे। मतलब एक बार 2 ले लेंगे, ये जो कॉमन है, एक बार 3 ले लेंगे जो कॉमन है। इसमें दोनों में 2 बार 2 है, इसलिए 2 को 2 बार ही लेंगे और 3 एक बार लेंगे, एक बार 5। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो आएगा आपका कितना 360। 2 तिया के 6, 6 दूना 12, 24, 24 तिया 72 और 72 बचे 360। तो ये हम आपका उदाहरण नंबर 4 तक इसको सॉल्व किए हैं। और आज फिर इसमें हम ऐड कर लेते हैं हम एक्सरसाइज के। तो हम कर सकते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर पहला को, और पहला प्रश्न कह रहा है क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे। छोटे बच्चे जैसे करते हैं उसी तरह से करेंगे हम, लेकिन सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे कि इसमें आपका पहला है कितना करना है, 140 का। 140 का क्या करेंगे, 140, तो इसको काटेंगे किस पहले 2 से कटेगा। 2 से कितना, 2 7 14 0। फिर आप क्या करें, 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 140 को, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम दूसरा लेंगे इसमें 156। तो 156 को कैसे तोड़ेंगे आप, 156 इसको भी आप 2 से काटेंगे। 2 7 के 14, 1 बचेगा, 2 8 के 16, फिर 2 3 के 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 कम 3, 3 3 के 9, फिर 13 कम 13। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। तो 156 बराबर हो जाएगा, 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आपका अभाज्य गुणनखंड से, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इस संख्याओं को लिख रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का पहले का तीसरा क्या कह रहा है, पहले का तीसरा क्या है, 38 और 25। तो 38 25 को हम लिखेंगे इस तरह से, 38 25। तो सबसे पहले हम इसको 2 से ही कटेगा नहीं, तो सबसे पहले हम इसको 3 से काटने का प्रयास करेंगे। 3 कम 3, 3 दूना का 6, 3 7 21, 3 5 का 15। फिर 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 दूना का 6, 3 5 15। फिर 3 से, अब फिर 5 से काटने का प्रयास करते हैं। 5 8 40, 2 बचेगा, अब 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5, अब 5 7 35। तो अब कट जाएगा ये एक बार में 17 बार में। तो हम इसको लिख देते हैं 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये आपका आंसर होगा। फिर हम बात कर लेते हैं इसी का चौथा।
इसी का चौथा क्या कह रहा है, कितना, 5005, कितना है 5005। 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 5 से ही काटने का प्रयास करते हैं। 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5। फिर हम इसको काटेंगे 7 से, 7 से कम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 तरीके 21 हो जाएगा। फिर हम इसको 11 से काटने का प्रयास करेंगे। 11 कम 11 बचेगा 3, 11 3 आकर 33। फिर कटेगा 3, 13 से, 13 कम 13। तो हम इसको लिख देंगे 5005 को लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको और देख लेते हैं। इसका है आपका पांचवा क्या कह रहा है, इसी का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। तो 74 और 29 को लेते हैं। 74 और 29 को, 74 29 को हम प्रयास करते हैं किससे कटेगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं तो इसको 19 से काट रहे हैं। 19 नहीं, पहले हम इसको 23 से काटते हैं। 23 तियाँ, इसको हम 23 से 3 बार में और 2 और 3, 323 बार में काटते हैं। फिर हम इसको 19 से काटेंगे। 19 से 17 बार में, 17 बार में कटेगा और फिर 17 से 1 बार में कट जाए। तो हम लिख देंगे 74 29 को हम लिख देंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। अब हम लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है और समझिए, प्रयास करिएगा। कह रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम है। तो पहले एक फार्मूला बताते हैं। इसको प्रूव करके देखा जा सकता है कि अगर दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं, मानते हैं कि एक पहली संख्या है, अब फिर करते हैं फिर दूसरी संख्या, दो संख्याएं पहली गुणे दूसरी, और उसी संख्याओं का एलसीएम और उसी संख्या का एचसीएफ। दो संख्याएं हैं, अगर दोनों संख्याओं का गुणा आपस में कर दें और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके आपस में गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर आए। तो इसको इसी पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि संख्या दिया हुआ, माना नहीं, इसमें दूसरे का पहला है, इसी को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 26 और 91। जांच करना है कि इसका एलसीएम एचसीएफ का भी, एलसीएम एचसीएफ और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर। देखिए पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 26 को तोड़ते हैं, 2 गुणे क्या हो जाएगा 13, फिर 91 को भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब जो कॉमन बनता है वही, इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो मिलता है उसको तो लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको लिख देते हैं। मिला है 13 दोनों में, 13 को लिख लिया है और 2 गुणे 7, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, आपका 182। तो इसका एलसीएम हो गया 182 और एचसीएफ हो गया 13। और संख्याएं हैं, पहली संख्या आपको दे दी गई 26 और दूसरी संख्या आपको दे दी गई है 91। तो हम चेक कर लेते हैं कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है 91। एलसीएम कितना आया है 182 और एचसीएफ कितना आया है 13। गुणा जब कराएंगे दोनों का तो आपको मिलेगा, इसका गुणा कराएंगे तो 2366, इसका भी मिलेगा तो 2366। यही आपको दोनों तरफ करना है कि दोनों संख्याओं का पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएफ का गुणा करेंगे, दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन का दूसरा लेकर के, कि दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, संख्याएं कितनी दी हैं 510
और 510 और 92। तो पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 होगा। और 92 का गुणनखंड करेंगे तो आपका होगा बाबू 2 गुणे 2 गुणे 23 होगा। तो हम इसका एचसीएफ ज्ञात करें। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब होता है जो मिलता है कॉमन, 2 मिल गया। अब क्या मिला? अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? तो एलसीएम होगा, एलसीएम जो मिलता है उसको तो लेते ही लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लेते हैं। तो 2 फिर 3 फिर क्या होगा 17 फिर गुणे 23। ठीक है। अब जब आपस में जब गुणा कराएंगे इसका तो आ जाएगा इसका जो एलसीएम होगा 23460। इसका एलसीएम होगा 23460 और एलसीएम हो जाएगा आपका 2। अब क्या करते हैं? वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन फार्मूला? जो हमको ज्ञात है। कौन? कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है। तो हमको मिल गया है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए कैसे मिल गया है। तो देखिए पहली संख्या क्या है? 510। पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92। और इधर क्या मिल गया है? एलसीएम कितना मिला? 23460 और एचसीएफ कितना हो गया? 2। जब हम गुणा कराएंगे तो आएगा 46920, इधर भी आ जाएगा और 46920 इधर भी आ जाएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब करते हैं अगला दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है? 336 और 54। तो देखिए 336 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो टूटेगा यार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 में टूटेगा 336। और उसके बाद से है आपका 54 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इसमें टूटेगा। तो हम थोड़ा सा इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ इसी का एचसीएफ तो क्या मिल रहा है? 1 2 मिला और 1 3 मिला। केवल 1 2 1 3 मिला, अब कुछ नहीं मिल रहा है। 2 गुणे 3 मतलब कि एचसीएफ कितना हो गया इसका? 2 3 के 6। अब क्या एलसीएम क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम में जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। 2 और 3 मिल गया था, अब 2 नहीं मिला है। 2 नहीं मिला कितना बार? 3 बार। 1 2 और 3 अब गुणे, फिर ये भी 3 नहीं मिला। 3 गुणे 3 और ये 7 नहीं मिला। जब गुणा कराएंगे हम तो कुल मिल जाएगा यह इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3024, मतलब 3024 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है। 3024 इसका एलसीएम आएगा और 6 इसका एचसीएफ आएगा। तो हम जानते हैं क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या? पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या 54। एलसीएम कितना आया है? 30 24 और एचसीएफ कितना आया है? 6। जब गुणा कराएंगे तो आएगा 18144। इधर भी आएगा 18144। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा है? आप इसको आराम से वीडियो को देखते जाइए। नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो भी पूर्णांक दिए गए हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या क्या? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम तीसरे क्वेश्चन का पहला हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 15 और
21 का अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इनका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 15 का क्या होगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका 21 का 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो कॉमन दोनों में बने। तो जैसे कि इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होगा, जो मिलता है उसको ले लेते हैं। 3 तो मिल गया, दोनों में ले लेंगे। फिर क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिला दोनों, फिर 5 नहीं मिला, फिर 7 नहीं मिला। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 420। ठीक है, तो इसको आप जरूर समझने का प्रयास करिएगा ये कैसे बन रहा है। अब हम तीसरे का पहले को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तीसरे का पहला नहीं, तीसरे का दूसरा। पहला तो सॉल्व कर चुके हैं हम। तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है, 17, 23 और 19 नहीं, 19 नहीं है, 29 है। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले 17 को तोड़ेंगे तो 1 गुणे 17 में तोड़ देंगे हम। ठीक है, 17 टूटेगा। फिर 23 को तोड़ना होगा तो 1 गुणे 23 में टूटेगा। फिर आपका 29 जब तोड़ना होगा तो 1 गुणे 29 में टूटेगा। अब हम देखेंगे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो एचसीएफ का मतलब कि जो दोनों में मिलता हो, मतलब सब में मिलता हो। तो एक मिल रहा है और कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 1। वही एलसीएम की बात करते हैं तो जो मिलता है उसको लेते हैं, छोड़िए 1 और 17 गुणे 23 गुणे 29, ये आपका नहीं मिला तो हम इसका आपस में गुणा करा देंगे। तो जैसे ही गुणा कराएंगे तो आएगा 11, 33, 9, मतलब 11, 339। ये आपका एलसीएम हो गया। अब तीसरे का तीसरा लेते हैं हम। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या, 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का करेंगे 3 गुणे 3, फिर 25 का करेंगे 5 गुणे 5। ये आप जानते ही हैं। तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा, जो दोनों में कॉमन बनता हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं हो जो सब में मिल रही हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। कुछ नहीं मिलता है तो इसमें 1 मिला देते हैं, कुछ नहीं मिलता तो 1 मिला देते हैं तो 1 मिल जाएगा। उसके बाद एलसीएफ देखें, एलसीएम, तो एलसीएम जब नहीं मिलता है तो इसको लिख लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800। तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम आया 1800 और एचसीएफ आया 1। तो हम तीसरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन को हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा कह रहा है कि एचसीएफ जो है किसका है, 306 का और 657 का, कितना है, 9। एलसीएम अगर किसका, 306 का ज्ञात करना है इसका। तो देखिए हम अभी पढ़े हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ जो है कितना है, 9 है। तो 306 और 657 का आप एचसीएफ फाइंड करें, यानी एलसीएम फाइंड करें। एलसीएम बताता है तो हम जानते हैं क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इस तरह से करेंगे हम इसको। कैसे कि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम दिया हुआ है, नहीं दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, और एचसीएफ कितना दिया है, 9। तो जब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो हम इसको क्या किस में भेजेंगे, डिवाइड में। तो देखिए एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 306 गुणे 657 बटा क्या हो जाएगा, 9। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 कम 3 और 0
और 3 दूना के 6। जब इसको काटेंगे पूरा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, कुल आंसर आएगा 22,338। 22,338 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, 22,338 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले, मतलब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हम एक उदाहरण इसमें बता चुके हैं, उसी तरह जैसे है। जांच कीजिए कि n एक प्राकृतिक है, n एक प्राकृतिक संख्या है और बताना है 6n शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। शून्य पर समाप्त होगा या नहीं, शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं। तो हम बताए हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए आधार को, इसको आधार बोलते हैं, बताए हैं, और इसको घात बोलते हैं। n घात है और 6 आधार है। आधार क्या होना चाहिए, 2 गुणे 5 कम से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ 6 के जगह पर इसको अगर फैक्टर करते हैं, जैसे 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा। तो यहाँ पर 6 का जब फैक्टर करें या किसी भी संख्या का या आधार का जब फैक्टर करें तो उसमें कम से कम 1 2 या कम से कम 2 और 5 दोनों मतलब आने चाहिए। 2 और 5 जब आएगा इस पर, यहाँ पर आधार के रूप में, तभी वह शून्य पर समाप्त होगा। तो हम कह सकते हैं यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आधार 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप इसको आंसर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6 हाँ, कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ये संख्या भाज्य है। भाज्य है क्यों? तो हम एक चीज लिखे हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, दोनों को समझाते हैं। अभाज्य का मतलब होता है कि वे संख्याएं केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे। वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो वे संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। लेकिन भाज्य संख्या का मतलब होता है, भाज्य का मतलब होता है वे संख्याएं जिनको 1 से, मतलब कि वो संख्या 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी और संख्या से भी कटे, वह संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे 10 को कौन संख्या काट सकता है, कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, खुद 10 भी डिवाइड करेगा। कम से कम इसको कितनी संख्याएं डिवाइड कर रही हैं? कम से कम की बात नहीं है, इसको 4 संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं। तो हमारा कहना है वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनको कम से कम 3 संख्याएं डिवाइड करें पूर्णतः। अधिक से अधिक सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या डिवाइड कर सकती हैं, लेकिन उसको डिवाइड करने की कितनी संख्याएं हैं? कम से कम 3। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या होता है, 7 गुणे 11 गुणे 13 अधन 13, और दोनों को चेक करना है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अधन क्या हो गया 5। इन संख्याओं को थोड़ा देखिएगा आप, क्या यह है गुणा के रूप में या प्लस के रूप में, तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 13। क्या कॉमन हो जाएगा, 13 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 13 कॉमन हो जाएगा। अब बच क्या जाएगा, 7 गुणे 11 अधन 1 बच जाएगा। तो 1177 1 78, 78 गुणे 13 हो गया। इधर दूसरी बात क्या करते हैं, इधर की संख्या है, इधर की संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिए इसमें भी 5 है, इस गुणा के रूप में है और यहाँ प्लस है, तो दोनों में 5 मिल रहा है, तो 5 को कॉमन कर लेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अधन के रूप में क्या हो जाएगा 1। तो हम जब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 1008 आएगा धन 1 गुणे 5 गुणे 1008 और 1000 क्या हो जाएगा 9। तो
आप देख सकते हैं कि इस संख्याओं को देखिए, इन संख्याओं को 13 एक भी डिवाइड करेगा, इसको भी एक डिवाइड करेगा, 13 से भी डिवाइड होंगी संख्या, और संख्या 78 से भी डिवाइड। देखिए तो इन संख्याओं को 13 × 78 है, तो इसको जो भी संख्या गुणा करने में प्राप्त होगा वो 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। तो अभी हम बताए हैं कि भाज्य होने के लिए कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको 3 संख्या डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये भाज्य है। और देखिए इसको भी 1 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 1009 भी डिवाइड करेगा। तो इसको भी डिवाइड करने के लिए कम से कम कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो कह सकते हैं ये संख्याएं भाज्य है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि वे संख्याएं जिनको कम से कम 3 संख्याएं डिवाइड करें वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लास्ट भी होगा, वो आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना? 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने? 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब कि यहीं से सोनिया और रवि दोनों चलना प्रारंभ करते हैं एक ही स्थान से, तो कितने समय बाद पुनः वो मिलेंगे? तो देखिए हम ऐसा देखें कि रवि जो है एक चक्कर कितने देर में लगाएगा? 12 मिनट में, और सोनिया एक चक्कर कितने देर में? 18 मिनट पे। तो हमें कह सकते हैं कि रवि जो है एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाएगा कितने मिनट में? 24 मिनट में, और तीसरा चक्कर जो होगा वो कितना में लगाएगा? 36। मतलब 12 मिनट में एक चक्कर, तो फिर 12 मिनट में कितना हो जाएगा? 24 मिनट में 2 चक्कर, और 12 × 3 = 36। 3 चक्कर लगाने के लिए उसको कितना मिनट चाहिए? 36। सोनिया एक चक्कर 18, और दूसरा चक्कर जैसे ही लगाएगी यह, तो कितना होगा? 18 मिनट और बढ़ जाएगा। कितना मिनट में? 36 मिनट। तो इसका मतलब कह सकते हैं सोनिया 2 चक्कर जब लगाएगी तो रवि कितना चक्कर लगा चुका होगा? 3 चक्कर। तो इसका मतलब है कि रवि का 3 चक्कर और सोनिया का 2 चक्कर। तो इसका मतलब यह है 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर 36 मिनट होगा। इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर लेंगे। क्या? 18 और 12 दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, फिर 2 से कटेगा नहीं है 9, 2 × 3 = 6, फिर 3 से 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3, फिर 3 से। अब क्या करेंगे? 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 4 = 12, 12 × 36, 36 मिनट लगेंगे। 36 मिनट बाद दोनों एक भी स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपको वीडियो के माध्यम से उदाहरण और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दे, ताकि आपको बुक छुड़ाना पड़े। और आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। हम उसको सही तरीके से फिर बताने का जरूर प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।